तारड़ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाने के साथ साथ अमेरिका ने ये क्यों नहीं समझा आयतुल्लाह अली खामनाई को टारगेट करने के बाद कि जिस तरह ईरान खड़ा रहा है तो उसकी शख्सियात को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि उनमें रिटेलिएशन की विल पावर मजीद बढ़ जाती है। अब बसीज के कमांडर सुलेमानी साहब और दूसरी तरफ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रहबर के ऊपर हमला करके उनको टारगेट किया जाना और शहादत के वो मनसब पे फायज हुए हैं, तो रिटेलिएशन की पॉलिसी मजीद सख्त दिखाई दे रही है ईरान की। कैलकुलेशन इस वक्त अमेरिका की क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अमेरिका की कैलकुलेशन काम नहीं कर रही, और बल्कि आज से नहीं काम कर रही, बड़े अरसे से काम नहीं कर रही। इंटेलिजेंस फ्लोर पे फ्लोर और ब्लंडर पे ब्लंडर। सबसे बड़ा ब्लंडर तो आपके सामने इराक का था, लिबिया का था, अफगानिस्तान का था, और उसके बाद यूक्रेन का था। कीव कहते थे 3 दिन में गिर जाएगा, वो आज भी खड़ा है। और इसी तरीके से यहां पे यही किया गया है। जिस तरह अहमद चलाबी इनको चला के वो इराक ले गए थे, इसी तरीके से बीबी नेतन्याहू, जो कि 40 साल से एक जायनस माइंडसेट के साथ ये ख्वाब देख रहे थे दिन में कि ईरान पे हमला किया जाएगा, बड़ा कामयाब, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो है, वो ले गए इनको यहाँ पे। प्लान ए तो यही था कि सारी क्यादत को मारा जाएगा, लोगों का खौफ दूर होगा, सड़कों पे निकल आएंगे। वो नहीं उसको अचीव कर पाए। कुर्दों को इकट्ठा करने की कोशिश की, वो भी चला नहीं है। अब जो प्लान सी पे जिस पे काम किया जा रहा है कि किसी तरीके से जीसीसी कंट्रीज सारे मिलके ईरान के ऊपर अटैक करें, वो भी मुझे लग रहा है नहीं हो रहा। अब फिर जो है वो अब जजीरा, जो खार जजीरा है, उस पर हमला करके आज उनकी इन्होंने जो रिसेंट किया है कि बड़े बड़े जो हैवी बॉम्बिंग की है सी शोर के ऊपर। इस वक्त मुझे लग रहा है कि प्लान डी यही है कि उस आइलैंड पे जाके कब्जा किया जाए और ट्रूप्स को वहां बिठाया जाए, और उसके बाद देखा जाए क्या। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त ना सिर्फ इनकी एक्सपेक्टेशंस और इंटेलिजेंस फ्लोर है, अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन में जो था ये जंगें नहीं थी। फिर आपने हमें एक जो पिक्चर पोर्ट्रे की कि आई विल बी द पीस लविंग प्रेसिडेंट, मैं जंगें खत्म करने आया हूं। अब अंदर से आवाजें उठ रही हैं, मिड टर्म इलेक्शन दरवाजे पे पहुंच चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिन्हें ये पता है कि उन्होंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना, तो मेरे ख्याल में वो अपना जो एजेंडा है वो पुश कर रहे हैं। लेकिन मेरे इस वक्त मेरी तरह कई ऐसे लोग हैं जो रिपब्लिकन अमेरिकन हैं, जो ट्रंप सपोर्टर हैं, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं कि कोई किसी भी स्ट्रेटजी के बगैर वी आर गेटिंग इनटू द डीपर एंड डीपर। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपने मैं अब इस पे आई विश कि मैं बता सकूं, मेरी पहले स्पेकुलेशन यही थी कि मिसाइल खत्म होंगे और इंटरसेप्टर खत्म होंगे तो जंग बंद हो जाएगी। लेकिन दोनों तरफ से अभी तक जो है आप देख रहे हैं, आज 18वां दिन है और दुनिया जल रही है। मेरे ख्याल में आई विश कि मेरे पास इस चीज का जवाब होता, इस चीज का कोई जवाब होता और मौसर जवाब होता और दोनों तरफ के नजरियात की कोई आगही होती। तारड़ साहब, अभी आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 100% उनकी कैपेसिटी को हमने खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हमने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। फिर जब आपने स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर को निशाना बना लिया, क़यादत को निशाना बना लिया, ऑयल डिपोज को निशाना बना लिया, डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बना लिया, बच्चियों के स्कूल को निशाना बना लिया, अवाम में आपने खौफो हिरास फैला दिया है, इस सब के बावजूद भी अब मतलूबा अहदाफ अमेरिका के क्या हैं कि जो ईरान से उनको हासिल नहीं हुए और बम्बारमेंट फिर भी जारी है? मैं डिसएग्री करूंगा। ये मेरे ख्याल में सिर्फ मीडिया के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं ताकि क्रैश ना हो। लेकिन यही अहदाफ जो थे पहले 12 दिन की जंग में भी हासिल किए गए थे। फिर ये अहदाफ तो काफी अरसे से इनको नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर वहां दूसरी साइड पे इन्होंने अपना थॉट सिस्टम जो है उसको उठा के तल अवीव लेकर गए हैं, और फिर उसके बाद 5 कंट्रीज को कहा है कि आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। तो अहदाफ तो अचीव नहीं हो रहा है। आज भी जो तल अवीव के ऊपर अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है कि 192 लोग मारे गए हैं। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि 192 जख्मी हुए हैं। तो दर हकीकत अगर दोनों साइडों से अभी मिसाइल चल रहे हैं तो अहदाफ तो हासिल ना हुआ। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात चाहूंगा कि ये जंग शुरू हुई है बीबी नेतन्याहू ने की है। मेरे ख्याल में जंग बंद भी बीबी नेतन्याहू ही करेगा। अच्छा, तारड़ साहब कथा कलामी के लिए माजरत। आप कहते हैं नेतन्याहू ने जंग शुरू की, वही खत्म करेगा, वो है कहां पे? अमरीकी हलकों में क्या आरा पाई जा रही है? क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तो वो जो मुबहम खबरें हैं उनके तज्जिए हो रहे हैं और वो कहते हैं जी मंजर आम पे है ही नहीं, AI जनरेटेड सारा मवाद है।
तो अभी नया कोई हुक्मनामा, नया कोई बयान, वो तो बेंजामिन नेतन्याहू का ना उनके मकामी मीडिया में सुनाई देता है ना बैनुल अक़वामी मीडिया में। देखिए यहां पे जो उसका जवाब उन्होंने अगले दिन जिस तरीके से दिया है, यहां पे उनकी एक वीडियो आई है मंजरनामे पे कि वो अमेरिकन एम्बेसडर जो है उनके साथ वो आके बल्कि उनको लिस्ट दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में हमने हिट किसको करना है। तो यहां पे तो वो अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज को रिस्पॉन्ड दिया है। लेकिन अब देखें आने वाले दिन क्या कहते हैं। मैं समझता हूं कि ये सारे का सारा जो खेल है इस जीसीसी का, गल्फ कंट्रीज का, इस जंग का, वो सारे का सारा जो है वो इजराइल में बना है और लीड भी वही कर रहे हैं बीबी नेतन्याहू। मैं बल्कि खुद परेशान हूं कि 16 मिलियन आबादी के लोग हैं ये, और 8 बिलियन को इन्होंने हॉस्टेज बना रखा है। दुनिया की इस वक्त ताकतरीन कौम और ताकतरीन कंट्री जो है वो बन के सामने आया है। मैं तो खुद बहसीते अमेरिकन, बहसीते पाकिस्तानी, बल्कि बहसीते इंसान खुद शर्मिंदा हूं। हमने तो सिर्फ दुनिया में 3 वक्त का एक फेरा ही डाला है, 3 वक्त खाना खाने का। अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। ना सिर्फ 8 बिलियन आबादी बल्कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन। आप देखें ना किस तरीके से चुन चुन के उन्होंने अपने आसपास में जितने मुसलमान ममालिक हैं किस तरीके से सफाया किया है उन्होंने। और आबादी देखें, इजराइल की आबादी 10 मिलियन है, टोटल जूइश पॉपुलेशन 16 मिलियन है। तो आज हम सारे हॉस्टेज हैं पूरी दुनिया में, बेबस हैं। किस तरीके से आज भी सीज फायर नहीं है गजा का। कल भी उन्होंने वहां पे लोगों को निहत्ते फलस्तीनियों को मारा है और पूरी दुनिया खामोश है, यूनाइटेड नेशन खामोश है, पूरी दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड खामोश है, हम सब खामोश है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम सब के लिए। तारड़ साहब, मेरा यूएन से ही मुतल्लिक सवाल है, लेकिन एक अलग जाविये से। आप क्या समझते हैं कि यूएन की जो मुद्दत है या जो लाइफ है वो खत्म होने वाली है, और अगर खत्म होने वाली है तो उसके मुतबादिल का प्लेटफॉर्म आपको किस शक्ल में दिखाई देता है? मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस की एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, उसके साथ नेटो जो है वो भी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाए गए थे सिर्फ वेस्ट के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, वो सारे के सारे टूथलेस होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है, अल्टीमेटली वो सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का रोल जो है एक सिर्फ नेटवर्किंग रह चुकी है। लोग आते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। रेजोल्यूशन आप देख लें, कुछ भी नहीं है। कश्मीर, पैलेस्टाइन और भी कई चीजें देख लें, कोई भी इस टॉथलेस ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल में अब चाहिए कि इसको बंद करके खर्चा बचाया जाए। बोर्ड ऑफ पीस के बारे में बात थी कि शायद उसके पैरेलल एक ग्रुप बन रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इस जंग के बाद वो भी एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि कौन सा पीस और कहां का पीस। अब मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए, और रशिया और चाइना की खामोशी ईरान के ऊपर, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लीडरशिप आगे, बैलेंस ऑफ पावर खराब। मैं इसको देख रहा हूं, अगर मेरे नजर से देखा जाए, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 12 साल एक फार लेफ्ट का एजेंडा प्रमोट किया गया अमेरिका के अंदर और बाहर भी, और जिसका भरपूर फायदा उठाया रशिया, चाइना, इंडिया और इजराइल ने। और अब इस दफा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, फार राइट से आए हैं और उन्हें पता है कि दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना मैंने, तो उन्होंने 4 साल में उस 12 साल को डिफ्यूज करना है। और यही एक इस वक्त चैलेंज चल रहा है सामने। और देखा है कि दुनिया का बैलेंस खराब हो चुका है। और इसका अभी तक देखा जाए, मेरे ख्याल में, मैं ये समझता था कि योल्टा 2 करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, चाइना और रशिया को टेबल पे बिठा के अपने अपने हदूद का तयन करेंगे। लेकिन इस जंग ने सारे का सारा जो प्लान है वो कंफ्यूज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कैंसिल कर दिया अपना चाइना का ट्रिप भी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया जो है वेट कर रही है कि इस ईरान के बाद जो नई ग्रुपिंग क्या होगी, उस सफबंदी में फिर अमेरिका की पोजीशन क्या होगी, ये एक सवाल है। तारड़ साहब, मेरा आपसे सवाल ये, ईरान पे पाबंदियां मुसल्लत की गई, एक लंबा अरसा दुनिया को बताया गया कि ये एटमी ताकत बनना चाहते हैं, इसलिए इनके ऊपर पाबंदियां हैं। दुनिया ने ये सीखा कि असलहे की दौड़ में नहीं जाना चाहिए, इस तरफ को नहीं रुजू करना चाहिए, बसूरत दीगर दुनिया के जो दूसरे मुमालिक हैं आपको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद जो ग्रीनलैंड पे कब्जे की बातें होना शुरू हुई, जो वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन हुआ, और अब ईरान के ऊपर जो हमला हो गया है, क्या इसके बाद आप ये समझते हैं कि असलहे की एक नई दौड़ शुरू होगी? और बकौल शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के ये इस वक्त मंतिक धौंस की है, जबरदस्ती की है, और जिसके पास ताकत है वही दुनिया को चला सकता है।
लोग और ममालिक फिर उस तरफ को रुजू करेंगे? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा कि इस वक्त असले की दौड़ मजीद बढ़ेगी, और ना सिर्फ असले की दौड़ बढ़ेगी, दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। और आप देखेंगे कि एक नया तूफान सामने खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि हम सब के लिए, बिलखसूस बैसीत पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ा सबक है कि आज अगर हम एटॉमिक पावर ना होते तो हमारा क्या होता। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज हमारे अगर स्टीयरिंग व्हील पर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ना होते तो क्या होता। तो मेरे ख्याल में ये दुनिया, और दूसरा मैं एक और चीज देख रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने डिफेंस को एज ए प्रोडक्ट लेके आगे चले हैं, जिस तरीके से थंडर तैयारों का, और आज खुद भी वो सऊदी अरेबिया में है, मैं आपका मुस्तकबिल मजीद ताबनाक देख रहा हूं। जीसीसी कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज जो हैं उनका एतमाद शैटर्ड हो चुका है, और आपका फ्यूचर ताबनाक होगा। लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, असले की दौड़ बढ़ेगी, इसमें अमेरिका भी पैसा बनाएगा, लेकिन आप भी, पाकिस्तान भी राइज करेगा। अब मैं समझता हूं आज के आप हालात देख लें, एक साल पहले आप कहां खड़े थे, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग एब्सोल्युटली, और आज आप कहां खड़े हैं, बल्कि यू आर प्लेइंग अ की रोल इन दैट रीजन। और इसमें मुझे बिल्कुल और खत्ते के ममालिक उस किरदार को भी एक मुनफरिद नजर से देख रहे हैं और उस किरदार के मोतरफ भी दिखाई दे रहे हैं।